वेलकम इन वर्चुअल लर्निंग पॉइंट। अभी तक हमने आर डी शर्मा के क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाने के लिए दूसरे ऑब्जेक्टिव अप्रोच का यूज करेंगे। हम ऐसे नहीं कि नॉर्मल अप्रोच लगाएंगे। अभी तक जैसे हम क्वेश्चंस लगा रहे थे कि पूरा लिख के लगाते थे, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे कि 2 से 3 लाइन में आसानी से आ जाए वो क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंपटीशन बेस्ड पे होते हैं और कंपटीशन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए टाइम हो जाता है गाइस। तो वहाँ पर आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते कि आपके पास बहुत टाइम है और आप आराम से एक एक एक्स मान रहे हैं, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर पुट कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। नो, दिस इज़ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस और अगर ऐसा होगा तो फिर आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आपको हमेशा जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो आपको दूसरे अप्रोच का यूज करना पड़ता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। और जब आप इससे पहले के क्वेश्चन लगाते थे तब आपका अप्रोच सब्जेक्टिव था, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रॉब्लम्स को लगाने के लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव अप्रोच का यूज करके सेकेंड्स में क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, ये हम मैथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको लगाने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे आ जाएगा। 7th and 13th term of an AP be 34 and 64 respectively, then its 18th term। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल आ जाएगा। आप जस्ट लिख सकते हैं 7 टर्म का मतलब कितना हो गया, a plus 6d and that is equal to 34। उसके बाद हमसे कह रहा है, ठीक है, 13th टर्म ऑफ एन AP, तो 13th टर्म का मतलब क्या हो गया, a plus 12d एंड इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 64। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, -6d इक्वल टू 64 माइनस 34, मतलब माइनस आएगा, कितना हो जाएगा 30। सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। d की वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। d की वैल्यू पुट कर दीजिए किसी में भी। ठीक है, मान लीजिए आपने फर्स्ट में रखा, वैसे ऐसे लगाना नहीं चाहिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरा लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप तो जल्दी जल्दी से लगाइएगा क्योंकि आपके पास इतना टाइम वहाँ पर नहीं होगा कि आप ऐसे इक्वेशन में रख के सॉल्व करें। ठीक है, तो आप किसी में भी रख दीजिए। सपोज करिए कि हम फर्स्ट में ही रख दे रहे हैं, तो a plus 6d इक्वल टू 34। चूँकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे लगवाए जा चुके हैं तो मैं थोड़ा सा स्पीड में लगा रहा हूँ, फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वो क्वेश्चन नंबर मेंशन करके पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए 6 5 जा 30, इधर करेंगे तो -30 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना था, 18th टर्म, क्या हो जाएगा, a plus 17d। a की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस d की वैल्यू कितनी आई थी, 5, 4 प्लस 85 कितना आ जाएगा, 89। दैट इज आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कितना आएगा, 89 आएगा। तो 89 देखिए कहाँ आ रहा है, यानी इसका पहले का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है, इफ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज q, सम ऑफ q टर्म्स इज p, देन सम ऑफ p प्लस q टर्म विल बी। ठीक है, हमसे क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। हमसे कह रहा है, सेकंड की बात करते हैं कि p टर्म्स का सम हमें कितना दिया गया है, q दिया गया है। तो p टर्म्स का सम हमें पता है। देखिए मैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव अप्रोच में लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, लेकिन जब आप इसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच में लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको तुरंत का तुरंत सॉल्व करना है। जैसे फॉर्मूला ये वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको मन में याद होना चाहिए। मैं तो लिख दे रहा हूँ कि n/2 2a प्लस n-1d होगा, लेकिन इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आपको लिखना नहीं है, आपको सीधे यहाँ से लगाना है। आप सीधे SP लिखेंगे, SP इक्वल टू p/2 2a प्लस p-1 d करेंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे, q कर देंगे। इसे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा, 2ap। देखिए p का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2ap प्लस p-1 d। लेकिन अभी एक चीज़ बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ, ये 2 का मल्टीप्लाई q में कर दीजिए तो 2q हो गया। इस q का मल्टीप्लाई हमने किस में कर दिया, q में, 2q। तो यहाँ कितना बचा, केवल p, और p का फिर सब में मल्टीप्लाई किया तो 2p प्लस p-1d, ये हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
फिर आपको क्या करना है, एस क्यू दिया गया था, तो एस क्यू कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू। जैसे जब एस एन है तो एन बाई टू होता है, तो एस क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस क्यू माइनस क्या हो जाएगा, डी, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, p। तो जब आपसे p का n कहा गया तो n बाई टू, p कहा गया p बाई टू, q कहा गया q बाई टू, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमें q रखना है। ये हो गया, इसको भी सॉल्व करिए, 2 का मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2p, इधर q का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2aq प्लस q माइनस 1 d हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्या, ये सब्जेक्टिव टाइप का ही है। ये अलग बात है कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों इक्वेशन को एक जगह लिख देंगे। पहला इक्वेशन हमारा क्या था, 2ap प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू कितना हो गया, 2q। फिर हमारे पास दूसरा कितना था, 2aq, इसको लिख दीजिए 2aq प्लस q माइनस 1 d, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने तो ठीक है, 2ap माइनस 2aq, अगर हम इसमें से 2a कॉमन ले लें तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, p माइनस q लिख सकते हैं। ठीक है, एक प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, अच्छा एक चीज़ इसको मैं थोड़ा सा p, देखिए ये आ जाएगा p माइनस 1 d माइनस कितना हो जाएगा, q माइनस 1 d, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2q माइनस 2pk हो जाएगा। 2a p माइनस q ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, प्लस अगर हम इसे कि यहाँ भी d आ रहा है, यहाँ भी d आ रहा है, तो d कॉमन ले लेना क्योंकि स्पेस कम है। अगर कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ कितना बचेगा, p बचेगा, p माइनस 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, माइनस q माइनस 1 बचेगा क्योंकि d तो कॉमन हो गया। तो ये आ गया आपके पास, और इक्वल टू अगर हम यहाँ 2 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, q माइनस p बचेगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ से आ गया 2a p माइनस q। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। d हमारा कॉमन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस q स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस q हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 2 अगर हम कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन ले लें, पहले हमने कितना कॉमन लिया था 2, अब हम माइनस भी कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा p माइनस q हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर आ गया 2a p माइनस q। ठीक है, प्लस d। अब ध्यान से देखिए, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एक जगह लिख लीजिए, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो गया। माइनस कॉमन ले लीजिए, अब यहाँ कितना बचेगा, माइनस p बचेगा, कॉमन मत लीजिए अभी। ठीक है, माइनस p बचा, यहाँ q बचा, और इक्वल टू हो गया माइनस 2p माइनस q। ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम ही है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो 2a हो गया आपको, p माइनस q हो जाएगा, प्लस d हो गया। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप में है, तो आप इसको लिख सकते हैं p प्लस q और p माइनस q। आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b, a माइनस b, और माइनस अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, p, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस q। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर p हो गया और यहाँ माइनस q आ गया, और ये बंद हो गया d वाला, इक्वल टू हो गया माइनस 2q माइनस p माइनस q, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें कॉमन ले लें तो थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2a। ठीक है, हमने कॉमन यहाँ बचेगा p माइनस q। ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस देखिए यहाँ पर p प्लस q, p माइनस q यहाँ भी है। ठीक है, और p माइनस q यहाँ भी है, तो हम p माइनस q एक साथ कॉमन ले रहे हैं, और d तो पहले से कॉमन था, p माइनस q हमने अब कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, p प्लस q बचेगा। यहाँ पर p माइनस q अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा p प्लस q, और यहाँ से जब p माइनस q हमने कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, -1 बच गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2p माइनस q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है,
तो 2a माइनस क्यू, ठीक है। अब हम यहाँ से लगाएं, एक मिनट, तो हमारे पास जो आ रहा है 2a p माइनस क्यू आ रहा है, और उसके बाद आ रहा है p माइनस क्यू d, और उसके बाद आ रहा है p प्लस क्यू माइनस 1 एंड इक्वल टू माइनस 2 p माइनस क्यू। तो अब इसके बाद लगाते हैं, तो यहाँ से हमारा अब कॉमन हो जाएगा p माइनस क्यू, हम पूरा पूरा कॉमन ले रहे हैं। अब हम p माइनस क्यू पूरा पूरा कॉमन ले रहे हैं, क्यों? p माइनस क्यू यहाँ भी है, p माइनस क्यू यहाँ भी है, p माइनस क्यू यहाँ भी है। तो जब हम पूरा कॉमन ले रहे हैं p माइनस क्यू, तो अब देखिए पूरा हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2a बच गया, प्लस यहाँ से भी हमारा p माइनस क्यू क्या हो गया, कॉमन, यहाँ से p माइनस क्यू हमारा क्या हो गया, कॉमन। तो अब हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर केवल और केवल बचेगा d, ठीक है। और p प्लस क्यू माइनस 1 पहले से था, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, p प्लस क्यू माइनस 1, ये हो गया, इक्वल टू, ठीक है, माइनस 2 p माइनस क्यू पहले से है, ऐसे रहने दीजिए, p माइनस क्यू। अब देखिए इधर से p माइनस क्यू और इधर से p माइनस क्यू आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना, 2a प्लस d p प्लस q माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू माइनस 2 के। अब हमसे क्या कहा गया था, देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमें सम बताना है p प्लस क्यू टर्म्स का, तो बता देते हैं, ठीक है। s p प्लस क्यू टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब n था तो n बाई 2, p था तो p बाई 2, अब की बार p प्लस क्यू है तो p प्लस क्यू बाई 2, ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस, जब n था तो n माइनस 1d, p था p माइनस 1d, और अगर p प्लस क्यू है तो p प्लस क्यू माइनस 1d हो गया, क्या हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इतने की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2, देखिए 2a प्लस डी प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पर हम माइनस 2 लिख सकते हैं, तो p प्लस क्यू बाई 2 हो जाएगा। इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इक्वल टू आएगा माइनस p प्लस क्यू। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस p प्लस क्यू आ रहा है कहीं, ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट होगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन नंबर थर्ड कहा गया है, थर्ड पे आ जाइए। क्या कहता है कि इफ, देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, सब्जेक्टिव था, इसलिए टाइम टेकिंग लगा। आप इस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी देखेंगे कई बुक्स में, वो इसमें गलती से दिया है। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते, उनमें थोड़ा सा ट्रिक आप लगाकर बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जैसे आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP be 3n स्क्वायर प्लस n, इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 3n स्क्वायर प्लस n है, ठीक है। हमें दिया गया है कि Sn इक्वल टू 3n प्लस 3n स्क्वायर प्लस n है, ठीक है। तो आपको पता है हमने ये पहले ही लेक्चर में पढ़ाया है, अगर जिसने भी नहीं पढ़ा तो पहला लेक्चर जरूर जाके देख ले, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि अगर आपका कोई भी AP दिया गया है, मान लीजिए A दिया गया है, a प्लस डी दिया गया है, a प्लस 2d दिया गया है, तो अगर आपसे कहा गया कि फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, खुद फर्स्ट टर्म ही होगा। आपसे कहा गया कि सेकेंड टर्म का सम कितना होगा, तो सेकेंड टर्म का सम a प्लस डी और प्लस a प्लस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a प्लस डी आएगा। तो जो फर्स्ट टर्म का सम होता है वो क्या होता है, खुद फर्स्ट टर्म होता है। तो अगर हम n की जगह 1 रख दें तो हमें S1 मिल जाएगा, हर जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से आ गया 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। और फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म होगा। दो टर्म का सम होता तो प्रॉब्लम होती। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपसे S2 माइनस S1 कहा गया तो ये क्या बताता है, सेकेंड टर्म। फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था और पूरे डिटेल में पढ़ाया था इसका डेरिवेशन भी, कि अगर Sn माइनस 1 हो तो ये हमेशा nth टर्म को बताता है, किसी भी सीक्वेंस में ये ट्रू होता है। तो अगर S2 माइनस S1 है तो आपका T2 होता है। कर यहाँ पर ये पूछा ही नहीं गया
केवल आपसे पूछा गया था फर्स्ट टर्म, तो आप सीधे n की जगह 1 रखेंगे, आपको पहले टर्म का सम मिल जाएगा, और पहले टर्म का सम खुद फर्स्ट टर्म होता है, तो 4 आंसर आएगा। आपसे पूछा जाता 2 टर्म का सम कितना होगा, तो यहाँ n की जगह 2 रखते और हर जगह n की जगह 2 हो जाता, तो आपके 2 टर्म का सम होता, लेकिन वो T2 के बराबर नहीं होता। T2 अगर आपको फाइंड करना होता तो S2 माइनस S1 आपको करना पड़ता, लेकिन चूंकि आपको T2 यहाँ नहीं पूछा गया है तो हम S2 माइनस S1 नहीं करेंगे, जस्ट हमें S1 पूछा गया था, S1 हमने रखा और हमारा 4 आंसर आएगा। तो जहाँ भी 4 आ रहा है उसे टिक कर दीजिए। तो थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, द फर्स्ट and last term of an AP are 1 and 11. If the sum of its term is 36, then the number of term will be. ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक तरह से आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर ऑप्शन में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमसे कहा गया कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, देन विच ऑफ इट्स टर्म इज 164। ठीक है, कौन सा टर्म इसका 164 होगा, ये सॉल्व करते हैं। Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया गया है। Sn इक्वल टू हमें दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n हमें दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर आपका वो लगेगा जो मैंने अभी भी जस्ट बताया। आप क्या करेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो एक टर्म का सम आपको मिल जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 5 8 हो गया। और फर्स्ट टर्म का सम खुद क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा, यानी आपको पहला टर्म मिल गया। अब आप क्या करिए, 2 टर्म का सम निकालना है S2, तो S1 n की जगह 1 रखे तो जहाँ जहाँ n था वहाँ 1 हो गया। अब n की जगह पर हम 2 रख रहे हैं तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 2। देखिए मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप सेकंड में एक बार प्रैक्टिस हो गया तो आप सेकंड्स में इस तरह के क्वेश्चन तुरंत लगा के आंसर टिक कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, 5 2 जा कितना हो गया 10, तो ये कितना आ जाएगा 22। लेकिन ये सेकेंड टर्म नहीं होगा, जैसे पहले टर्म का सम ही केवल फर्स्ट टर्म होता है। जैसे मैंने अगर आपका लिख दिया 1, एग्जाम्पल के लिए 2, एग्जाम्पल के लिए 3, तो अगर आप S1 निकालेंगे तो क्या हो गया 1, देखिए फर्स्ट टर्म हो गया। लेकिन अगर S2 निकालेंगे तो 2 और 1 का सम कितना आएगा, 3 आएगा। और जब S2 माइनस S1 करेंगे 3 माइनस 1, तब 2 इक्वल टू देखिए कितना आएगा, T2 आएगा। तो जो सेकेंड टर्म का सम है वो कभी भी T2 के बराबर नहीं होगा। देखिए T2 कितना है, 2 है, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो T2 निकालने के लिए हमेशा S2 माइनस S1 करेंगे। इसका जो जनरल फॉर्मूला था वो मैंने ड्राइव कराया था फर्स्ट लेक्चर में, Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल टू Tn के। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी। तो अगर आपको T2 निकालना है तो T2 के लिए क्या कर देंगे, S2 माइनस S1 कर देंगे। S2 कितना है 22, S1 कितना है 8, अपना आ जाएगा 14। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना आया था 14, फर्स्ट टर्म 8, तो कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया 6। और एक बार मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो आप कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे कौन सा पूछा गया है कि कौन सा टर्म हमारा 164 होगा, विच टर्म इज 164। तो मैंने बताया था आपको कुछ नहीं पता तो जो भी टर्म पूछा जाए उसको हमेशा क्या मान लीजिए, nth टर्म। तो Tn इक्वल टू आपका क्या हो गया 164। आप मान लीजिए कि जो nth टर्म है वो क्या है 164 है, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 d, दैट इज इक्वल टू 164। फर्स्ट टर्म आपका कितना दिया गया है 8, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 6 इक्वल टू 164 हो गया। यहाँ से आ गया 8 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 164। 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा 164। फिर देखिए 6n इक्वल टू 164, 2 उधर करेंगे तो प्लस 2 है, उधर जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। 6n इक्वल टू कितना आ गया
162 सॉल्व करेंगे तो 162/6, ये 6 कहाँ आ जाएगा नीचे, सॉल्व करिए 6, n की वैल्यू कितनी आ गई 27, तो 164 किस नंबर का टर्म होगा, 27th नंबर का टर्म होगा। तो आ जाइए क्वेश्चन में, कहीं आ रहा है 27, ये है, तो फिफ्थ का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तो 8 में अगर आप देखिए 4 नंबर इन एपी 50 दिया गया है, ग्रेटेस्ट नंबर 4 टाइम है। ये अभी जस्ट पिछले लेक्चर की तरह जब मैं सब्जेक्टिव बता रहा था, 4 नंबर मानना है तो क्या मान लेंगे, -3d, -d, a+3d और a+d, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो ये लग जाएगा, इसको मैं नहीं लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगाएंगे तो मैं इतना बता दूं, आपके 1 से 1.5 पेज लग जाएगा। और सॉल्यूशन में भी दिया है, आप कहीं भी देखेंगे सॉल्यूशन में तो लोगों ने ऐसे ही लगाया है। लेकिन मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच का प्रॉब्लम है, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव तरीके से ही सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा आसानी तरीके से आंसर दे सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम आसान तरीके से लगाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक, हमसे कहा गया है कि ये प्रूफ, अगर ये d इसके बराबर है तो k की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, देखिए कैसे लगेगा, बिल्कुल सेकंड्स में आपका आंसर आएगा, बिल्कुल सेकंड्स में। और अगर आप सॉल्यूशन में जाएंगे, जैसे सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप देखेंगे कि काफ़ी लेंदी है, लेकिन हम इसे देखिए कितने आसानी से लगाएंगे। अब बड़े आराम से कोई एक एपी मान लीजिए, बिना किसी प्रॉब्लम के हमने मान लिया 1 2 3 4 6, ये कोई एपी है, एपी में है भी। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कहा है, देखिए Sn, Sn-1, Sn-2, 3 चीज़ कहा गया है, Sn-k, Sn-1 एंड प्लस Sn-2, ये d के बराबर है। और k हमें क्या करना था, बताना है। देखिए सेकंड में आंसर आएगा। Sn मतलब टोटल n टर्म्स, यहाँ पर n हमारे लिए कितना है, 6 टर्म हमने माना है, तो Sn मतलब n टर्म्स का सम, यानी जितने 6 टर्म हमने माने हैं, सॉरी 5, 6, जितने 6 टर्म लिए, 5 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा माना है ताकि आसानी से आ जाए। ठीक है, तो n = 6 है, तो Sn, तो अब पूरे टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, 21 हो गया, आ गया। उसके बाद Sn-1 कर लीजिए, Sn-1 कितना हो जाएगा, n-1 मतलब एक कम टर्म, यानी यहाँ तक का सम कितना आ गया, 3 6 10 15 आ जाएगा। फिर हमसे कहा गया है Sn-2, यानी जितना दिया गया है उससे 2 टर्म्स कम का सम, टोटल n-1 n-2। ठीक है, तो यहाँ तक कितना आ जाएगा, 2 1 3 3 6 4 10 कर दीजिए। अब आ जाइए, अच्छा कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, 1 = Sn-21 -k 15 प्लस 10 हो जाएगा, 1 21 31 -k 15 हो गया, k 15 इधर कर दीजिए तो माइनस था, प्लस हो जाएगा, 1 इधर कर दीजिए तो 31 - 1 कितना आ गया, 30। सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये तो मैंने समझाने के लिए लगाया है, आप तो सेकंड में ऐसे 1 2 3 4 मान लीजिए और तुरंत आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से लगाएंगे तो मान के चलिए आपका बहुत टाइम आपका लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए देखने में लग रहा है कि काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड्स में। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 10 मान लीजिए हमें सॉल्व करना है, बहुत आसानी से, बिल्कुल आसानी से। इसको भी आप एक एपी मान लीजिए, 1 2 3, 4, इतना ही मान लीजिए, बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे लिए क्या हो गया, 1, लास्ट टर्म हमारे लिए क्या हो गया, 4। क्या कहा है हमसे कि कॉमन डिफरेंस जो है वो इसके बराबर है, तो k की वैल्यू बताना। अगर d = कितना दिया गया है, l² -k² अपॉन k माइनस, और क्या दिया गया था, l प्लस a है, तो k की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर l प्लस
ए है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बड़े आसानी से a की वैल्यू 1 हो गया, l की वैल्यू 4 हो गया, d की वैल्यू हमने क्या ले रखा है 1। देखिए 1 1 से ही तो इंक्रीज हो रहा है, तो बस सॉल्व कर दीजिए। 1 हो गया, l स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन k माइनस 4 प्लस 1 हो गया। सॉल्व करिए। 1 इक्वल टू 16 माइनस 1 हो गया, k माइनस 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k माइनस 5, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, 5 उधर जाएगा तो 15 प्लस 5 कितना आ जाएगा 20। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 10 20। विद इन सेकेंड्स में आपका आंसर आ गया। देखिए कहीं 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये s के फॉर्म में दिया गया है, सम के फॉर्म में दिया गया है, तो कोई बात नहीं। सम हमारा कितना होगा अगर सारे टर्म्स को हम जोड़ दें तो 2 1 3 3 6 4 10 और यहाँ पर कितना आ रहा है 20, यानी हम कितना लिख सकते हैं 2s लिख सकते हैं। आंसर इसमें आ जाएगा आंसर। तो जहाँ 2s आ रहा है वहाँ टिक कर दीजिए। देखिए कोई भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो NTSC हो चाहे KGYP हो, आप कहीं भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह के अप्रोच अगर आप लगाएंगे तो ही आपके प्रॉब्लम सेकंड्स में हो पाएंगे। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, टाइम भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो अगर आप इस तरह के अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर जो हैं विद इन सेकेंड आएंगे और मान के चलिए आप कंपटीशन बीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, नॉर्मल तरीका क्या होगा, एल लास्ट टर्म है तो नेट टर्म मानेंगे, a प्लस एन माइनस 1d करते, उसके बाद इसमें रखते, n को सॉल्व करते और सॉल्व करने में पता चल रहा आपका एक पेज लग जाता और वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता। सॉल्यूशन में आपको इसी तरह का किया गया है। और 9th भी आप देखेंगे कहीं भी अगर नेट वगैरह पे कहीं भी RD शर्मा के सॉल्यूशन में तो आपको इसी तरह का मिलेगा। पर मैं बता रहा हूँ गाइस, अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आप कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम इस तरह से लगाने में इलैप्स्ड होगा जो कि आप ही के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमेशा आपको अपने साथ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच बदलना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे कह रहा है कि कोई SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। हमसे कह रहा है SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इफ S2n इक्वल टू 3SN, S3n इज टू SN का हमें रेशियो बताना। देखिए विद इन सेकेंड में हम कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमसे कहा गया है कि S2n इक्वल टू है 3SN, कोई प्रॉब्लम नहीं है। S3n इज टू SN का हमें रेशियो बताना है। ठीक है, बड़े आसानी से आप इस तरह के प्रॉब्लम लगा सकते हैं। आप बस ऐसे मान लीजिए फिर 1 2 3 4 5 6, ये देखिए क्या हो गया, इसको मान लीजिए n हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। अरे भाई अगर हम 1 2 को n मान रहे हैं यानी 2 टर्म तो n हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 यानी n का मतलब n, 2n का मतलब जितना टर्म उसका 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 टर्म है उसका 2 टाइम्स 4 टर्म हो गया। उस फिर 3n की बात की गई यानी 6, जितना टर्म है उसका 3 टाइम्स। तो हम 2 टर्म अगर ले रहे हैं n तो 3 टाइम्स मतलब हमारे पास टोटल कितने टर्म होने चाहिए 6 टर्म। तो हमने AP में 6 टर्म मान लिया, तुरंत अब आपका आंसर आएगा। ठीक है, आपसे क्या कहा है SN, SN मतलब कितना हो गया, SN आपसे कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब डायरेक्ट लेकिन यहाँ पे मत लगाइएगा कि SN और ये रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन भी है। तो यहाँ से हम बस S3n निकालने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट S2n और SN रख दिया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 4 3 7 2 9 1 10, S2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और SN की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो क्या 10 और 3 टाइम्स हैं एक दूसरे के, नहीं है। तो ये कभी भी मत लगाइएगा। ठीक है, इसको बस हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारा 3n का रेशियो मिल जाए SN और SN2n के टर्म में। हम बस ये देखना चाहते हैं कि SN3n जो S3n है वो कितने के बराबर होता है, बस हम इसलिए कर रहे हैं। तो देखिए S3n का मतलब कितना हो गया 6 5 11 4 15 3 18 2 20 प्लस 21 हो गया। S2n कितना होगा, S2n कितना होगा, तो 2 1 3 3 6 4 10 हो जाएगा। SN कितना होगा 2 1 3 हो जाएगा।
तो अगर हम यहाँ से देखें तो S2n माइनस SN इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, ठीक है। तो अगर हम देखें तो S3n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ S2n माइनस S1। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कभी याद नहीं रखता हूँ, मुझे अगर रिलेशन चाहिए होता है मैं बस ऐसे एज्यूम करता हूँ और रिलेशन चेक कर लेता हूँ कि S3n और 2n और SN में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। बाकी आपको और नहीं कुछ करना है, ऐसा नहीं करना कि आप इसमें रख दीजिए, क्योंकि आपको पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है कि 2n टर्म का जो सम है वो n टर्म के सम का 3 टाइम्स है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2n टर्म का सम कितना आ रहा है 10 और n टर्म्स का सम क्या आ रहा है 3, तो क्या 3 10 का 3 टाइम्स है? नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। हाँ, S3n S2n और SN में रिलेशन निकालना है तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रिलेशन है, ठीक है। S4n S3n S2n में रिलेशन निकालना है तो भी आप देख सकते हैं। तो हमने बस यहाँ इस रिलेशन को निकालने के लिए किया है, बस और कुछ नहीं। तो अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना है S3n और SN का रेशियो। अब S3n का मतलब क्या हो गया कि 3 टाइम्स ऑफ S2n माइनस SN अपॉन हो गया SN। S3n की जगह पर हमने इसको लिख दिया। अब देखिए 3 ऑलरेडी हमें दिया गया है कि S2n किसके बराबर है 3SN के, तो 3SN कर दिया माइनस SN कर दिया अपॉन SN हो गया, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ से 3SN में से SN सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2SN आएगा और अपॉन SN हो जाएगा। SN और SN आपका कैंसिल, फाइनली 6 आएगा। अब तो आप जाकर अगर कहीं भी सॉल्यूशन में देखेंगे तो इसको 1 से वन हाफ पेज में ये क्वेश्चन लगाया गया है और आपका आंसर विद इन सेकेंड आ गया। ये होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अगर आप समझ के लगाएंगे ऑब्जेक्टिव अप्रोच का सब आप सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव अप्रोच से तो आपके प्रॉब्लम विद इन सेकेंड में सॉल्व हो जाएंगे। देख लीजिए 6 आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में 6 आ रहा है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ओके।